एवरीवन, माय नेम इज तनु मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, ठीक है? वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मैं कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज बैंक एंड व्हाट इज कमर्शियल बैंक, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, व्हाट इज वर्चुअल बैंकिंग एंड नैरो बैंकिंग, एमएसएफ क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ आप लोग जरूर बने रहिएगा। मैं आप लोग को बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक एग्जाम्पल देके आप लोग ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि आप लोग के माइंड में तुरंत ही ये सारा क्वेश्चन एकदम से बैठ जाएगा, ठीक है? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आप लोग को बैंक का फुल फॉर्म बताती हूँ। बोरोविंग, एक्सेप्टिंग, नेगोटिएटिंग एंड कीपिंग, ठीक है? बी से हो जाएगा बोरोविंग, ए से एक्सेप्टिंग एंड एन से नेगोटिएटिंग एंड के से कीपिंग, ठीक है? बोरोविंग का मतलब होता है उधार। यहाँ पे बैंक में बोरोविंग से क्या मतलब है, मतलब उधार से क्या मतलब है? उधार से यहाँ पे ये मतलब है कि जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो वो एक तरह से हम लोग उधारी तो लेते हैं, ठीक है? उधार आप लोग समझ गए यहाँ पे क्या मतलब है उधार का। सेकंड है एक्सेप्टिंग, मतलब स्वीकार करना। स्वीकार करना मतलब बैंक क्या स्वीकार करती है? बैंक हम लोग का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, मतलब बैंक हम लोग का डिपॉजिट स्वीकार करती है, ठीक है? आगे देखेंगे नेगोटिएटिंग। नेगोटिएटिंग का मतलब होता है तोल मोल। अब यहाँ पे नेगोटिएटिंग क्या है, तोल मोल क्या है? भाई यहाँ पे बैंक के लैंग्वेज में तोल मोल कहाँ से आ गया? तो तोल मोल का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तरफ से बैंक डिपॉजिट लेती है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रही है, और दूसरी तरफ से लोन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? डिपॉजिट जो एक्सेप्ट कर रही है उस पर इंटरेस्ट दे रही है, और लोन जो प्रोवाइड कर रही है, मतलब लोन जो दे रही है उस पर इंटरेस्ट ले रही है। तो ये तोलमोल कर रही है, ठीक है? आगे है कीपिंग। कीपिंग का मतलब होता है सुरक्षा। सुरक्षा कैसे कर रही है बैंक? सुरक्षा कर रही है जैसे कि हम लोग बैंक में डिपॉजिट जमा करते हैं, ठीक है? तो वो हमारा सेफ रहता है ना, उसमें हमारी सिक्योरिटी रहती है कि वहाँ से कोई चोरी नहीं कर सकता है, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो वो सुरक्षा ही तो दे रही है हमारे पैसे का। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, डिपॉजिट करते हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। अगर हम लोग वही घर में रखते हैं, आप ही खुद सोचो ना, अगर हम लोग कोई पैसा घर में रखते हैं मान लीजिए, तो हमें कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत लगी रहती है। हमारी आवश्यकता बहुत अनंत है, ठीक है? अनंत है हमारी आवश्यकता है, तो हमें ज़रूरत तो लगी रहती है। और घर में पैसा रहने से क्या होता है कि अरे ये काम है, चलो हम कर लेते हैं, घर में पैसा तो है ही, निकाल के कर लेते हैं, बाद में उसमें रखेंगे, लेकिन बाद कभी होता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन ऐसा बैंक में जमा करने से नहीं होता है। अगर आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी चीज़ की हमें ज़रूरत भी पड़ जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो घर में जैसा है उसी से एडजस्ट कर लेते हैं, अभी बैंक से क्या पैसा निकालेंगे, बैंक में जो है उसे रहने देते हैं और हमारे पास जो पैसा है उसी से हम लोग जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? ऐसा होता है ना। तो आप लोग देख ही रहे हो कि बैंक में डिपॉजिट करने से कितना फ़ायदा है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर हम लोग बैंक में, अगर घर में हम लोग पैसा रखते हैं तो उस पर हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा इंक्लूड होता है क्या? नहीं ना, बल्कि घर में रखने से खर्च ही हो जाता है, आता नहीं है, किसी एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता है उसमें, ठीक है? तो लेकिन बैंक में रखने से ऐसा नहीं होता। बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। कितना अच्छा है ना कि हमारा एक तो पैसा भी सुरक्षित है, ऊपर से हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है, ठीक है? मतलब अलग से पैसा और इंक्लूड करके मिल रहा है, ठीक है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और हम लोग आगे देखेंगे कि बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक, ठीक है? बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों को लोन देती है, लोन प्रोवाइड करती है और लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ठीक है? इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोग इसे क्वेश्चन से रिलेट करने का, एग्जाम्पल को क्वेश्चन से रिलेट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम है बबीते। उसका नाम बबीते नहीं है, उसका नाम बबीता है, जिसे लोग प्यार से बबीते बोलते हैं, और मैं भी बबीते ही बोलती हूँ, ठीक है? तो बबीते जो है वो एक, मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, उसमें वो जॉब करती है, ठीक है? उसका मंथली इनकम है 10,000 रुपीज़, मतलब उसको सैलरी 10,000 रुपया मिलता है मंथली, ठीक है, पर मंथ। तो वो क्या करती है, उसके बाद वो सिर्फ जॉब ही नहीं करती है, वो क्या करती है, 10 बजे से मान लीजिए उसका ड्यूटी रहता है, ठीक है? उससे पहले का जो टाइमिंग होता है उसमें वो ट्यूशन भी पढ़ाती है, ठीक है? ट्यूशन 1 घंटा का ट्यूशन पढ़ाती है, उसमें 20 बच्चा है। एक बैच वो स्टार्ट की है जिसमें 20 बच्चा है, और 300 रुपया हर एक बच्चे से लेती है। फ़ी जो है, एक बच्चे का फ़ी है 300 रुपया। तो 300 को आप 20 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। 6000 उसका
ट्यूशन से आ रहा है, ठीक है, और सैलरी 10,000 है, और उसका मंथली जो खर्चा है पूरा मिला जुला के पूरा उसका 8,000 खर्चा है, ठीक है। एक्सपेंस उसका 8,000 है। अब 10,000 में से 8,000 को लेस कर दीजिए, 2,000 बचा, 2,000 इसका इधर बस सैलरी में से बच रहा है, और इधर 6,000 रुपया जो ट्यूशन का आ रहा है वो अलग है। तो 6,000 में 2,000 को जोड़ देंगे तो 8,000 हो जाएगा। इसके पास 8,000 अलग से है, ठीक है, अलग से बचा के रख रही है, सेविंग कर रही है। तो बबीते जो है वो समझदार लड़की है, वो क्या करती है, सेविंग घर में नहीं रखती है। क्यों नहीं रखती है घर में? क्योंकि उसे पता है अगर हम घर में पैसा रखेंगे तो हमें हमारी आवश्यकताएं अनंत है, तो हमें कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही रहेगी, और हमारे पास पैसा रहेगा तो हमारा मन होगा कि हम खरीद ही लें उस चीज़ को, ठीक है। हमारे मन पे कंट्रोल करना, पैसा रहता है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास कम पैसा रहता है तो हम लोग जैसे तैसे एडजस्ट कर ही लेते हैं, और उसमें से भी कुछ समझदार जो लोग होते हैं, जितना ही पैसा है उसमें से भी कुछ ना कुछ वो सेविंग कर ही लेते हैं, बचा ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा है, और ऐसे हम लोग के मन में चलता है। हम लोग रहता है, जब पैसा रहता है तो पैसा है ही तो ले ले में क्या दिक्कत है, ऐसा सोचते हैं। देखिए, एक्सपेंस करना सबको आता है, खर्चा करना सब जानते हैं, लेकिन उसको किस तरह से खर्चा किया जाए, ठीक है, खर्चा किस तरह से किया जाए ये सबको नहीं आता है, ठीक है। खर्चा में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खर्चा तो करते हैं लेकिन उसमें से कुछ ना, मतलब सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे खर्चा करते हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उन्हीं चीज़ों पे खर्चा करते हैं और कुछ ना कुछ सेविंग करके रखते हैं। और ऐसा गुण हर इंसान में होना चाहिए सेविंग करने का, कि आपका जितना भी आपके पास जितना ही पैसा है, जितना ही कुछ है, उसी में आप एडजस्ट करो। उसमें से हमेशा इंसान के माइंड में ये रहना चाहिए कि उसमें से कुछ ना कुछ बचा के हमें रखना है। मान लीजिए हमारे पास 2% कोई चीज़ है, ठीक है, 2% में से अगर मान लीजिए हमें 1% खर्चा हो रहा है, तो या फिर 1.5%, मान लीजिए कि 1.5% खर्चा हो रहा है, ठीक है, उसमें से हमारा कोशिश यही रहना चाहिए कि हमें आधा % उसमें से बचा के रखना है, ठीक है। या फिर मान लीजिए 3% हमारे पास है, उसमें से 2% खर्चा हो रहा है, तो हम सोचेंगे ना कि हमारे पास 3% ही है, तो उसमें से 2% खर्चा करके 1% कम से कम हमें बचा के रखना चाहिए। क्या पता, फ्यूचर तो कोई नहीं जानता है ना, कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि आज के समय में कौन किसका कितना हेल्प करता है, ठीक है। और आप लोग खुद ही सोचो ना, आपके पास कोई चीज़ है, उसका वैल्यू, और किसी से आप कोई चीज़ मांग के लेते हैं, उसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। अगर आप कोई दूसरे से कोई चीज़ मांगते हैं, आपके पास खुद का रहता है तो आप खुद के ऊपर ही निर्भर रहता है। जब मन होगा तब उस हिसाब से आप अपना उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और से मांगने पर निर्भर रहते हैं तो उसके ऊपर आप निर्भर होगे, उसका मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा, तब आप उस काम को मत कीजिए। मतलब आप उसके ऊपर निर्भर हो, मतलब आपको कोई काम करना है तो आप सामने वाले पे निर्भर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा एक अच्छा इंसान का यही परख होता है, यही अच्छी आदतें होती है कि वो अपना जितना भी आपका पैसा है उसमें से कुछ ना कुछ सेविंग करके रखता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बताती हूँ। घर की जो मम्मियाँ होती है, ठीक है, हम लोग की जो मम्मी होती है, घर की जो वुमेन्स होती है और लेडीज़ लोग होती है, वो लोग क्या करती है, उनको घर खर्च करने के लिए जितना भी पैसा मिलता है, मान लीजिए मंथली मिलता है घर खर्च के लिए, उसमें से वो कुछ ना कुछ जरूर बचा के जरूर रखेंगी, ठीक है। चाहे वो 200 रुपया क्यों नहीं हो, 500 रुपया क्यों ना हो, लेकिन वो बचा के जरूर कर रखती हैं, वो सेविंग जरूर करती हैं। ये बहुत ही अच्छी आदतें हैं लेडीज़ लोगों में, ठीक है। और नेक्स्ट है, और एक और तरीका बताती हूँ, एक और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आप लोगों को, कि घर की जो मम्मी लोग रहती है वो दिन में खाना बनाती है, ठीक है, तो वो लोग क्या करती है, सब्जी दाल जो रह जाता है उसको थोड़ा ना थोड़ा बचा के रख लेती है कि रात में भी काम चल जाए, रात में ना बनाना पड़े, ठीक है। वो इसलिए नहीं कि हमें थकावट होगी इसलिए हम नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं, वो गैस को बचत करने के लिए, या फिर अगर हम डबल कोई चीज़ बनाते हैं दोबारा बनाते हैं तो ज़्यादा खर्च हो जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा एक ही बार में बना लेंगे, मतलब जितना आपको काम चल जाए उतना आप बना लेते हैं एक ही बार में, तो उसमें थोड़ा सा कम पड़ता है खर्च, ठीक है। वो लोग क्या करती है कि एक ही दिन में खाना बना ली, अब बच्चा को देगी तो बच्चा बोलेगा, मम्मी दिन में तो हम यही खाए थे सब्जी, अभी भी यही सब्जी नहीं खाएंगे मम्मी। तो बोलेगी मम्मी कि बाबू दिन में वही सब्जी, अभी भी वही सब्जी है, लेकिन पता है इसमें अच्छा बात क्या है, इसमें अच्छा बात ये है, इसमें मैंने इतना अच्छा टेस्टी मसाला मिलाया है कि आप खा के तो देखो एकदम टेस्टी लगेगा। फिर बच्चा क्या करेगा, बच्चा अगर बोलेगा नहीं टेस्टी, आप खा के देखा नहीं भी अच्छा है, फिर भी तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो तमाच पड़ेगा ना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को समझा दिया कि डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, एक दूसरा आप लोगों को एग्जाम्पल समझाती हूँ, लोन का एग्जाम्पल समझाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए वो बबीते हैं, उन्होंने क्या किया कि पैसा रखी, वो तो समझदार लड़की है, वो पैसा घर में नहीं रख के बैंक में रखती है, ठीक है। अब बैंक में रख रही है तो उसमें तो कुछ इंटरेस्ट भी उसका आ रहा है, ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया, उस पैसे से उसको एमएससी करने का मन किया। ठीक है, तो साइंस की स्टूडेंट थी, वो जॉब भी कर रही थी, ट्यूशन भी पढ़ा रही थी, और एमएससी वो जो पैसा जमा कर रही थी उससे उसने एमएससी कर लिया। ठीक है, फिर भी को हमेशा हर मंथ वो बचा के रख रही है, तो कुछ ना कुछ तो उसका सेविंग होगा ही। ठीक है, अब ये डिपॉजिट भी जो कर रही है, ठीक है, अकाउंट में डिपॉजिट कर रही है, तो डिपॉजिट भी दो तरीका होता है, डिपॉजिट करने का दो तरीका होता है, वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगी कि डिपॉजिट किस दो तरीका क्या है डिपॉजिट करने का। ठीक है, तो वो पैसा अपना बैंक में डिपॉजिट कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन कि उसने एमएससी तो कर लिया, अब उसका मन किया कि मैं एमबीबीएस करूँ। देखिए उसके लिए तो बहुत खर्चा पड़ता है, तो वो सोचने लगी कि क्या करूँ, इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, मैंने सेविंग भी किया है फिर भी इतना पैसा मेरे पास है नहीं। तो उसने क्या किया, तो सोचा कि बैंक से लोन ले लेती हूँ। ठीक है, और आप लोग तो जानते हैं कि एजुकेशन के लिए लोन आसानी से मिल जाता है। ठीक है, चाहे तो आपका अगर परसेंटेज, आपका मार्कशीट में परसेंटेज अच्छा है तो उसके बेसिस पे भी आपको लोन मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए परसेंटेज अच्छा नहीं रहा बाई चांस, तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपका इनकम कहीं से हो रहा है, अगर 10,000 तक आपका इनकम है, ठीक है, मंथली इनकम है, तो आप लोग लोन ले सकते हो आराम से। तो उसने क्या किया, उसका तो मंथली इनकम हो ही रहा था, 10,000 क्या उससे ज़्यादा जमा हो रहा, उसका आराम से जमा हो रहा था पैसा। ठीक है, सेविंग हो रहा था पैसा, तो उसके बेसिस पे 10,000 रुपये उसका इनकम था सैलरी, तो उसके बेसिस पे उसको लोन मिल जाता है, तो वो एमबीबीएस कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, तो आप लोन क्या है वो भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया था कि डिपॉजिट दो तरह से होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट होता है टर्म डिपॉजिट एंड सेकंड होता है डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या होता है, टर्म डिपॉजिट होता है ये एक लिमिटेड टाइम के अंदर में होता है। ठीक है, लिमिटेड टाइम का एक टाइम फिक्स रहता है इसका। ठीक है, मान लीजिए 5 साल 10 साल इस तरह से टाइम फिक्स रहता है कि आप एक बार एक अमाउंट, मोस्ट अमाउंट आप लोग जमा कर देते हो बैंक में। जैसे इसका एग्जांपल एफडी आरडी होता है। ठीक है, 5 साल के लिए आप जमा कर देते हो, उसके बाद 5 साल के बाद आप निकालते हो तो विद इंटरेस्ट आप लोग को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया टर्म डिपॉजिट में आ जाएगा, मतलब एक टाइम पीरियड में बंधा हुआ है कि 5 साल 10 साल जो भी है इस तरह से बंधा हुआ है। ठीक है, टर्म डिपॉजिट आप लोग समझ गए होंगे। सेकेंड है डिमांड डिपॉजिट। अब ये क्या होता है, ये होता है कि इंसान लोगों की अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब अगर जब मन हो आप पैसा जमा कर सकते हो, जब मन हो उसको निकाल सकते हो। जैसे कि हम एटीएम से पैसा निकालते हैं ना, तो एटीएम से निकालते हैं, पेटीएम से पे करते हैं, ये सब हो गया, ये सब ना डिमांड डिपॉजिट में आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब मन हो तब पैसा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसा जमा करते हो हर मंथली, तो आपका जब मन होता है एटीएम से पैसा निकाल सकते हो ना, विड्रॉ कर सकते हो। तो इसी तरह ये एग्जांपल डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल हो जाएगा एटीएम वगैरह। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे नेशनलाइजेशन। बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। अब ये क्यों किया गया, आप लोग के मन में ये आएगा कि क्यों किया गया नेशनलाइजेशन, ऐसा क्या जरूरी है। हाँ जरूरी है, क्योंकि कृषि के क्षेत्रों पे ध्यान देने के लिए, गांव के क्षेत्रों में ध्यान देने के लिए, मतलब गांव से शहर वाली बात को खत्म करना। इसका मतलब क्या होता है, गांव से शहर वाली बात खत्म करना मतलब क्या है, मतलब ये है कि शहर में बहुत सारे बैंक हैं जो चाहते थे, पहले का बात बता रही हूँ, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हर गाँव में बैंक इस्टेब्लिश है, हर ब्रांच, बैंक का कोई ना कोई ब्रांच जरूर है हर गाँव में। ठीक है, अवेलेबल है। तो पहले क्या होता था कि बैंक सब जो चाहते थे वो गांव क्षेत्र में नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को पता नहीं जानकारी होगा या नहीं होगा, वहाँ पे पता नहीं कोई लोन लेगा नहीं होगा, ये सब सोच के, अब जो भी हो वो सब सोच के वो लोग नहीं जाते थे। तो पहले शहर में ही बैंक का ज़्यादा इस्टेब्लिश था, ब्रांचेस सब होता था, लेकिन गांव में नहीं होता था। तो ये शहर और गांव वाली बात को ख़त्म करने के लिए नेशनलाइजेशन किया गया बैंक का। ठीक है, और वो भी 2 फेज़ में किया गया। एक फेज़ में क्या था, 1969 में किया गया फर्स्ट फेज़ में। इसमें 14 बैंक को किया गया। 14 बैंक को ही क्यों किया गया, आप लोग ये सोचेंगे कि 14 बैंक को ही भला क्यों किया गया, सारे बैंक को क्यों नहीं किया गया। तो 14 बैंक को इसीलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे नेशनलाइजेशन करने का एक कंडीशन रखा गया बैंक लोगों के लिए। बैंक के लिए ये कंडीशन था कि अगर आपके पास लोगों का डिपॉजिट, अगर बैंक में लोगों का डिपॉजिट 50 करोड़ है, तभी जाके वो नेशनलाइजेशन उस बैंक का हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में 14 बैंक को नेशनलाइजेशन किया गया। सेकेंड फेज में 1980 में आया, जिसमें 6 बैंक को किया गया। अब देखो, अब आप लोग देखिए, यहाँ पे 14 बैंक्स हैं, इसमें 6 ही बैंक हैं। आप लोग सोचोगे ना, फर्स्ट में 14 आया, इसमें 6 ही क्यों है, और इसमें डिफरेंस, आप ईयर का डिफरेंस देखिए। 1969 में फर्स्ट फेज हुआ था, सेकंड फेज आया था 1980 में। डिफरेंस कितना है, 11 ईयर का डिफरेंस है। तो आप लोग समझ सकते हो कि डिपॉजिट का भी डिफरेंस तो ओबियसली होगा ही ना, इतना साल का गैप है तो आपको ओबियसली तो होगा ही डिपॉजिट का भी डिफरेंस। तो डिपॉजिट का डिफरेंस
कितना है वो हम लोग जानेंगे। तो या सेकंड फेज का जो कंडीशन था बैंक लोगों के लिए वो ये था, अगर आपके पास लोगों का डिपॉजिट, बैंक को बोला गया अगर आपके पास लोगों का डिपॉजिट 200 करोड़ है तभी जाके आपका नेशनलाइजेशन, उस बैंक का नेशनलाइजेशन होगा। ठीक है, अब आप लोग डिफरेंस देख सकते हो, इसमें 50 करोड़, इसमें 200 करोड़, सीधा 150 करोड़ का अंतर है। ठीक है, अब उसमें भी अब 14 बैंक्स और 6 बैंक को जोड़ देंगे तो 20 बैंक्स हो जाएगा। ठीक है, 20 बैंक्स में क्या किया गया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया प्लस पीएनबी को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, एक कर दिया गया, तो उसके बाद तो ये 2 बैंक एक बन गया, तो 20 में से एक को लेस कर देंगे तो 19 बचा, तो 19 नेशनलाइजेशन बैंक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है, बैंक के कितने टाइप हैं, तो 3 टाइप है बैंक के। ठीक है, फर्स्ट है शेड्यूल बैंक एंड सेकंड है नॉन शेड्यूल बैंक एंड थर्ड है डेवलपमेंट बैंक। अब शेड्यूल बैंक में क्या आ जाएगा, तो आरबीआई से रिलेटेड मैंने आप लोग पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बहुत सारी जानकारी दी हुई है। तो शेड्यूल बैंक में आरबीआई का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, आरबीआई के बारे में शेड्यूल बैंक में बताया गया है। नॉन शेड्यूल बैंक में कॉमर्शियल बैंक आ जाएगा, जिसका अभी मैं आप लोगों को जिसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, नॉन शेड्यूल बैंक में कॉमर्शियल बैंक आएगा। डेवलपमेंट बैंक में 4 है। ठीक है, 4 है, फर्स्ट है सिडबी। ठीक है, फर्स्ट है सिडबी, सेकंड है एक्सिम एंड थर्ड है नाबार्ड एंड फोर्थ है एनएचपी। तो सिडबी जो है वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र को देखता है। ठीक है, और एक्सिम जो है वो देखता है ट्रेड को, ट्रेड मतलब व्यापार के क्षेत्र को। ठीक है, एनएचपी जो है वो एग्रीकल्चरल प्लस रूरल एरिया को देखता है, मतलब कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को वो देखता है। ठीक है, एनएचबी जो है वो हाउसिंग फाइनेंस बैंक है, मतलब वो होम लोन सबको इन सब चीज़ को देखता है। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक आप लोग समझ गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगी कि वर्चुअल बैंकिंग क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को समझाती हूँ। एक गांव में ना एक विनोद नाम का लड़का रहता था, जिसको लोग चिढ़ाते थे, विनोदबा विनोदबा करके चिढ़ाते थे। ठीक है, उसको बहुत गुस्सा आता था। वो सोचता था अरे मुझे सब विनोदबा क्यों बोलता है, उसको बहुत गुस्सा आता था। ठीक है, एक दिन उसने वो बहुत नाराज़ था और गुस्सा भी था। ठीक है, आराम से बैठ के मतलब पूरा उदास होकर बैठा हुआ था। तो उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जो उसे विनोद बुलाता था, विनोदबा नहीं बुलाता था। ठीक है, तो उसका दोस्त आया, उसके पास बोला क्या हुआ भाई, तुम क्यों उदास हो, बताओ क्या हो गया। तो वो बोलता है, अपने फ्रेंड से शेयर करता है कि सब मुझे विनोदबा विनोदबा बोलते हैं, तुम जानते हो ना मेरा नाम विनोद है, फिर सब विनोदबा मुझे क्यों चिढ़ाते हैं। ठीक है, तो बोला कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम यूँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है, तो बोलता है यूँ सॉल्व कर देता हूँ। तो उसने इसका एक आइडिया दिया। ठीक है, वो बोला, वो आइडिया दे दिया, उसके बाद आइडिया क्या था मैं आगे बताऊँगी। आइडिया दे दिया, उसके बाद बोला कि आप जाओ अपने फ्रेंड, उसी फ्रेंड के पास जो आपको विनोदबा करके बुला चिढ़ाते रहते हैं, उसके पास जाओ। ठीक है, तो वो गया। उसके बाद फिर भी वो जो लोग उनको चिढ़ाते थे वही लोग उनको बोलते थे विनोदबा आ गया, विनोदबा आ गया, इस तरह से वो बोलते थे। ठीक है, तो वो उसको बोलता विनोद जो था वो उनको बोला कि एक बात सुनो भाई, एक प्रॉमिस करो तुम लोग मुझसे, अगर मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछूंगा उसमें से अगर तुम मुझे जवाब दे दोगे तो तुम जिंदगी भर मुझे विनोदबा बोलना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम हमेशा के लिए तुम प्रॉमिस करो कि तुम कभी मुझे विनोदबा नहीं बोलोगे। ठीक है, हमेशा विनोद बोलोगे। ठीक है, तो बोला कि उसका फ्रेंड लोग मान गया। ठीक है, प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो उससे पूछता है तुम लोग एटीएम यूज़ करते हो, तो उसका दोस्त लोग बोला कि हाँ, जो उन्हें चिढ़ाते थे वो लोग बोले हाँ यूज़ करता हूँ। तो बोला पेटीएम, बोला हाँ। मोबाइल से कुछ भी मतलब एटीएम पेटीएम ये सारी चीज़ यूज़ करते हो, तो बोला कि हाँ या यूज़ तो करता हूँ। तो बोला एक बात बताओ भाई, तुम ये सब सारी चीज़ यूज़ करते हो, तो ये बताओ कि वर्चुअल बैंकिंग क्या है। ठीक है, तो वो लोग सब चुप हो जाते हैं, सोचने लगते हैं क्या है वर्चुअल बैंकिंग, क्या है वर्चुअल बैंकिंग। ठीक है, कोई जवाब नहीं दे पाता है। ठीक है, प्रॉमिस वो बोलता है कि प्रॉमिस याद रहेगा ना, अभी मैं बताऊंगा, प्रॉमिस याद रखना। तो बोलता है सब कि हाँ ठीक है तुम बताओ क्या होता है। तो वो बताता है कि देखो भाई, तुम लोग एटीएम पेटीएम सब कुछ यूज़ करते हो, फिर भी तुम लोग को वर्चुअल बैंकिंग नहीं पता है। वर्चुअल बैंकिंग वो होता है जिस बैंक की बिना शाखा के, जो बैंक बिना शाखा के बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है, उसे वर्चुअल बैंकिंग करता है। मैंने अभी जो आप लोग को एग्जांपल बताया, आई होप आप लोग उस एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ गए होंगे कि वर्चुअल बैंकिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि नैरो बैंकिंग क्या है। ठीक है, नैरो बैंकिंग ऐसा बैंकिंग सुविधा होती है जिसमें बैंक क्या करते हैं
कि अपना रिस्क कम करके रखते हैं। जो बैंक अपना रिस्क कम करके रखते हैं उसे हम नैरो बैंकिंग कहते हैं। और पेमेंट बैंक नैरो बैंकिंग की सुविधा हमें प्रोवाइड करता है और वर्चुअल बैंकिंग की भी सुविधा प्रोवाइड करता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये पेमेंट बैंक है क्या। ठीक है, पेमेंट बैंक का स्थापना राजस्थान में हुआ था और एयरटेल कंपनी ने किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बैंक से जोड़ना। ठीक है, अब हम लोग देखें, अब ये पेमेंट बैंक जो था वो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता था और 1 लाख रुपए तक का ही एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता था। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट से अभी मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल क्या था, सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। ठीक है, तो वो डिमांड डिपॉजिट को ही एक्सेप्ट करता था। ठीक है, और 1 लाख तक का ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करता था और लोन नहीं देता था। ठीक है, लोन प्रोवाइड नहीं करता था, क्रेडिट कार्ड नहीं देता था, एटीएम देता था। तो ये दोनों चीज़ जो नहीं देता था, लोन नहीं देना, क्रेडिट कार्ड नहीं देना, ये क्या कर रहा है एक तरह से, मतलब नहीं दे रहा, मतलब बैंक की तरह सुविधा नहीं दे रहा है। ठीक है, बैंक जो फैसिलिटी देता है वो पेमेंट बैंक नहीं देता है। ठीक है, नहीं दे रहा है, तो वो एक्चुअली में ये कर क्या रहा है, तो अपना रिस्क कम कर रहा है। ठीक है, ये दोनों सुविधा नहीं देके अपना रिस्क कम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से नैरो बैंकिंग कर रहा है। ठीक है, जो भी बैंक, ठीक है, मेन होता है पेमेंट बैंक ही ऐसा करते हैं। ठीक है, तो जो भी बैंक कि अपना रिस्क कम करके रखते हैं, ठीक है, तो बैंक की तरह सुविधा नहीं देते हैं, उसे हम नैरो बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमर्शियल बैंक क्या है। कॉमर्शियल बैंक एक ऐसी बैंक है जो जनता से डील करती है, मतलब जनता को लोन प्रोवाइड करती है, उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, उसे हम कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमर्शियल बैंक को गाइड कौन करता होगा, तो कॉमर्शियल बैंक को गाइड डेवलपमेंट बैंक करती है। ठीक है, और डेवलपमेंट बैंक जो होती है वो विकास के क्षेत्र पर ध्यान देती है। ठीक है, और आप लोग के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम लोग डेवलपमेंट बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, क्या हमें डेवलपमेंट बैंक से लोन मिल सकता है, या फिर हम लोग अपना डिपॉजिट उसमें जमा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग अपना अकाउंट भी नहीं खोल सकते हैं, और अकाउंट नहीं खोल सकते हैं तो हमें लोन भी नहीं मिल सकता है, और ना ही हम अपना डिपॉजिट जमा कर सकते हैं। ठीक है, और जितना भी कॉमर्शियल बैंक होता है, कॉर्पोरेट बैंक होता है, उन सब का इंश्योरेंस होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि वो आरबीआई के अंदर में आती है, इसीलिए उसका इंश्योरेंस होता है। ठीक है, हम लोग जो बैंक में पैसा अपना डिपॉजिट करते हैं, उस पैसे का भी, उस डिपॉजिट किए गए पैसे का भी इंश्योरेंस होता है। ठीक है, वो इंश्योरेंस बैंक करवाती है। ठीक है, और 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करवाती है, और उसका जो प्रीमियम होता है, डिपॉजिट के हमारे द्वारा डिपॉजिट किए गए पैसे का जो इंश्योरेंस होता है, उसका जो प्रीमियम होता है वो बैंक ही भरती है। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस भी बैंक करवाती है, उसका प्रीमियम भी बैंक ही भरती है। ठीक है, अब वो इंश्योरेंस जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है, वो DICGC के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब ये DICGC क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म देखेंगे। फुल फॉर्म उसका होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका एक्ट DICGC का एक्ट 1961 में पास किया गया था, और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1978 में हुआ था, और इसका एस्टेब्लिशमेंट आरबीआई ने करवाया था 2014 में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1978 में किया गया था। ठीक है, अब आप लोग को दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आप लोग सोचोगे कि DICGC आखिर होता क्या है। ठीक है, तो ये आरबीआई के एक सब्सिडियरी है। अब आप लोग ये भी सोच सकते हो कि सब्सिडियरी क्या होता है, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई का सब्सिडियरी क्या होता है। तो सब्सिडियरी वो होता है जिस पे आरबीआई का फुल कंट्रोल होता है। ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल होता है, उसे हम आरबीआई का सब्सिडियरी कहेंगे। और एसोसिएट किसे कहेंगे, जिस पे आरबीआई का फुल कंट्रोल नहीं होगा, आधा अधूरा कंट्रोल होगा। ठीक है, उसे हम आरबीआई का एसोसिएट कहेंगे। ठीक है, अब आरबीआई का जो सब्सिडियरी है वो कौन कौन सा है, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। पहले 4 था, अभी 3 ही है, तो पहले 4 कौन कौन सा था वो हम लोग जानेंगे। पहला था DICGC, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों से बात कर रही थी। सेकंड है NHB, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, एंड थर्ड है BRBNMPL, एंड इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था BRBNMPL क्या है। ठीक है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। एंड नेक्स्ट फोर्थ है रैबिट। ठीक है, अभी NHB को हटा दिया गया है, नेशनल हाउसिंग बैंक को हटा दिया गया है। अभी सिर्फ आरबीआई का सब्सिडियरी सिर्फ 3 ही है, एक है DICGC, एंड सेकेंड है BRBNMPL, एंड थर्ड है रैबिट। ठीक है, तो
हम लोग का बैंक में जो पैसा हम लोग जमा करते हैं उसका इंश्योरेंस होता है, तो वो इंश्योरेंस 1 लाख रुपये तक का होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को और इसका डिटेल देना चाहती हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए एक लड़का रहता है, उसका नाम रहता है पोपू। एक्चुअली में उसका नाम पोपू रहता नहीं है, उसका नाम रहता है, पूरा नाम रहता है पोपटला, लेकिन उसको सब पोपू पोपू बुलाते हैं। ठीक है, तो उसने ना एक बैंक में अपना एक अकाउंट खोल के रखा था। ठीक है, उसने दोनों डिपॉजिट करके रखा था, मतलब वो टर्म डिपॉजिट भी करके रखा था, एफडी भी करवा के रखा था और सेविंग अकाउंट भी खोल के रखा था। ठीक है, दोनों का 5-5 लाख रुपए का, लेकिन एक ही बैंक में करवा के रखा था। ठीक है, तो एक दिन उसको अचानक से पता चलता है कि उसका बैंक, जिस बैंक में उसने डिपॉजिट करके रखा था, वो बैंक डूब गया। अब ये पूरा रोने लगा, अपने जिस सोसाइटी में रहता था उस कॉम्पाउंड में आके पूरा एकदम बीच में बैठ के पूरा रोने लगा कि अब तो मैं बर्बाद हो गया, मैं तो लूट गया, मैं क्या करूँ, मैं तो कहीं का नहीं रहा, पूरा रोने चिल्लाने लगा। फिर उसके फ्रेंड आते हैं जिसका नाम रहता है अय्यर। ठीक है, वो फ्रेंड आते हैं, वो बोलते हैं बोलो भाई क्या हो गया पोपू। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने पैसा रखा था डिपॉजिट करके, वो बैंक ही डूब गया, अब तो मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं, मैं कहीं का नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। ठीक है, पूरा चिल्लाने लगा। तो फिर उसका दोस्त उसको समझाता है कि तुमने जिस बैंक में पैसा रखा था वो बैंक डूब गया, फिर भी तुमने जो डिपॉजिट रखा हुआ था उसका फिर उसने उसको समझाया कि तुम्हारे पैसे का, तुमने जो डिपॉजिट रखा था उस पैसे का इंश्योरेंस किया गया होगा, जिससे तुम्हें 1 लाख रुपये तक पैसा मिल सकता है। ठीक है, बाकी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन 1 लाख रुपये तक तुम्हें मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा है कि 1 लाख रुपये तक, मतलब हम लोग अगर कोई बैंक, जिस बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक अगर डूब जाता है तो हमें 1 लाख रुपये तक मिलता है। ठीक है, 1 लाख रुपये हमें रिटर्न हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, पैसा। और फिर दूसरा एक और कंडीशन हम लोग जानेंगे कि एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है राम। ठीक है, उसने क्या किया कि 2 बैंक था। ठीक है, 2 बैंक में उसने अपने पैसा रखा, एक बैंक में उसने एफडी करवा ली और एक बैंक में उसने सेविंग अकाउंट खोल लिया। ठीक है, तो 2 बैंक है उसका भी पैसा डूब गया, मतलब वो बैंक ही डूब गया तो उसका पैसा भी गया। तो उसने क्या किया, तो उसको, लेकिन वो जो समझदार लड़का था, ठीक है, राम जो था वो समझदार था, 2 बैंक में खोला हुआ था, वो समझदार था। उसने ज़्यादा परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था कि 2 बैंक में मैंने पैसा रखा है, तो एक बैंक से हमें 1 लाख रुपये मिलेगा और दूसरा बैंक से भी हमें 1 लाख रुपया मिलेगा। ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम लोग 2 बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, मतलब एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं, एक एफडी करवाते हैं, अगर 2 बैंक में करते हैं तो दोनों बैंक में से हमें 1 लाख रुपये का 1 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, इंश्योरेंस वाला। ठीक है, और अगर हम एक ही बैंक में अपना एफडी भी करवाते हैं और सेविंग अकाउंट भी खोलते हैं तो हमें सिर्फ 1 ही लाख रुपया मिलेगा। और वो इसलिए मिलेगा सिर्फ 1 ही लाख। आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि 1 ही लाख रुपया क्यों मिलेगा, 2 लाख क्यों नहीं मिलेगा? जब 2 बैंक में खोल रहे हैं तो 1 लाख मिल रहा है, तो एक बैंक में खोल रहे हैं 2 अकाउंट, तो फिर हमें 2 लाख क्यों नहीं मिलेगा? तो वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बैंक का हमारे पैसा का जो डिपॉजिट होता है उसका जो इंश्योरेंस किया जाता है, हमारे पैसा डिपॉजिट किया गया पैसे का जो इंश्योरेंस होता है वो सिर्फ 1 लाख रुपये तक का ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को सिर्फ एक बैंक से 1 ही लाख रुपये मिल सकता है। ठीक है, चाहे आप कितना भी अकाउंट क्यों नहीं करवाए, एफडी आरडी कुछ भी क्यों नहीं करवाए हो, लेकिन आपको 1 लाख रुपया ही मिल सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक ही पर्सन है लेकिन 2 बैंक में 3 बैंक में ऐसा पैसा अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया, मतलब डिपॉजिट करके रखा हुआ है, तो उसको हर बैंक को डूबने पे 1 लाख रुपये हर बैंक से मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि डीएससीजी का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है। डीएससीजीसी का हेड ऑफिस जो है वो है मुंबई में। ठीक है, और इनके चेयरमैन जो है, डीएससीजीसी के जो चेयरमैन है वो है बीपी कनुंगो। ठीक है, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट पर डाउट हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।